तो देखो 15 अगस्त का दिन होता है, काफी ज्यादा बढ़िया होता है। अब देखो इसी दिन क्या होता है ना, हमारी जो करेंसी होती है वो काफी ज्यादा डिवैल्यू कर जाती है। इस टाइम पे लगभग एक यूएस डॉलर लगभग 83 रुपीज के बराबर होता है, यानी कि जो काफी ज्यादा कम होता है। अगर हम इंडियन की रुपीज की एक बार हिस्ट्री को देखें तो मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो 1947 के अंदर क्या होता है, अपने देश को आजादी मिलती है। कितना बढ़िया दिन होता है। अब इस टाइम पे हम सोचते हैं ना कि जो इंडियन करेंसी है, अब उसे क्या करते हैं, किसी कंट्री के साथ लिंक कर देते हैं। तो हम सोचते हैं कि चलो ब्रिटेन के साथ ही लिंक कर देते हैं। अब ब्रिटेन को देखो तो काफी ज्यादा डेवलप कंट्री थी उस टाइम पे, बहुत अच्छी उसकी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही थी, काफी ज्यादा स्टेबल करेंसी थी, तो हमने उसके साथ लिंक कर दिया, या आप उसे कह सकते हो पैक कर दिया। तब इसका मतलब ये था ना कि अगर मान लो अब यूके की अगर करेंसी बढ़ेगी तो उसके साथ हमारी करेंसी भी बढ़ेगी, अगर उसकी करेंसी अगर नीचे डाउनफॉल होगा तो हमारी करेंसी का भी होगा। तो यही एक तरह से एक लॉस था। लेकिन देखो इसका एक बेनिफिट भी था कि अगर 1948 से देख लेके 1968 तक आप देखो ना, तो हमारी जो करेंसी थी एक यूएस डॉलर से लगभग 4.71 के बराबर थी, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया था। अब धीरे धीरे देखो टाइम बढ़ता है, तो 1960s का टाइम आता है, फिर 70s का। अब ये दोनों जो दशक होते हैं ना, इंडिया के लिए काफी ज्यादा बुरे होते हैं। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता है वो क्या मतलब है इसका। देखो 1962 के अंदर इंडिया चाइना वॉर होती है, फिर 1965 के अंदर पाकिस्तान के साथ होती है, फिर 1971 के अंदर होती है। अब अगर देखो कभी भी वॉर होती है तो वॉर के अंदर देखो फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। अब इस टाइम पे जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं थी कि हम इतना ज्यादा पैसा लगा देंगे या अपनी कंट्री को उतना सस्टेन कर लेंगे। तो हमारी मतलब कई सारी जो खाने की चीजें थी हम एक तरह से इम्पोर्ट करते थे। अब जब वॉर हुआ ना तो उसके साथ क्या हुआ, इन्फ्लेशन तो देखो बढ़ना बढ़ना ही है, और जो पैसा लग रहा है खैर वो लग ही रहा है। तब इसकी वजह से क्या हुआ ना, हमारी जो करेंसी थी थोड़ी और ज्यादा कमजोर होने लगी। अब एक टाइम पे जहां 4.71 हुआ करती थी, अब इस टाइम पे कितना था, लगभग 7.9 थी। ठीक है, अब कोई नहीं। अब समय के साथ क्या होता है भाई, चीजें खैर सुधरती हैं, आगे समय बढ़ता है, तो अब समय आगे बढ़ता गया, 1991 आया। अभी इस बीच में खैर सब कुछ लगभग ठीक ही चल रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया, फिर उसके साथ जो और दिक्कतें होती हैं और भी आई। अब इसके अंदर क्या था ना, तो देखो हमारा जो फॉरेक्स का रिजर्व होता है ना, तो देखो जो भी देश होता है ना सबके पास फॉरेक्स रिजर्व होता है। अब एक तरह से आप मान लो किसी भी अगर घर के अंदर होगा तो लोग क्या करते हैं, पैसे थोड़े बचा के रखते हैं कि अगर मान लो कभी कोई इमरजेंसी आ गई ना, तो उसके अंदर मतलब कि उसका इस्तेमाल हम कर लेंगे, थोड़ा इमरजेंसी से बच जाएंगे। लेकिन हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो काफी ज्यादा घट गया था, और हमारी जो करेंसी थी 24.9 के आसपास लगभग पहुंच गई थी। लेकिन देखो एक अच्छा काम हमारी सरकार ने ये करा कि आपने काफी ज्यादा इस चीज के बारे में सुना हो कि एलपीजी रिफॉर्म आ गए। तो इसका मतलब ये था ना कि देखो हमारी जो इकोनॉमी थी पहले बंद थी, यानी कि इसका मतलब ये था कि जो बाहर के देश की कंपनियां थी हमारे देश में उतना नहीं आती थी, लेकिन हमने क्या करा इस टाइम पे, अपनी जो देश की इकोनॉमी थी उसे हमने खोल दिया, तो अब बाहर की जो कंट्रीज थी वो आ सकती थी। और दूसरा फायदा ये हुआ कि अब देखो जहां एक टाइम पे हमारी जो सरकार थी ना वो क्या करती थी, करेंसी को कंट्रोल करती थी कि भाई उसका प्राइस को कम कर लो या ज्यादा कर लो। अब क्या था ना, अब जो मार्केट की फोर्सेस होंगी ना वो डिसाइड करेंगे कि हमारी करेंसी का प्राइस क्या होगा। अब एलपीजी का फायदा ये हुआ कि हमारी करेंसी धीरे धीरे स्ट्रांग होती गई। अब 21st सेंचुरी आई, तो देखो हमारी जो करेंसी थी लगभग टॉप 15 की, मतलब एक तरह से जो बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज होती हैं उसके अंदर भी हो गया, उसका नाम आया, या बोल दो कि टॉप 15 ट्रेडेड करेंसी के अंदर इसका नाम आया। फिर उसके साथ देखो 2008 आया। अब 2008 के अंदर देखो सबको पता है कि ग्लोबल रिसेशन आ गया। तो देखो जब रिसेशन आता है तो एक देश के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता, सभी के साथ पड़ता है। इसका इंपैक्ट खैर ज्यादातर तो बहुत ज्यादा जो वेस्टर्न कंट्रीज थी और अमेरिका के ऊपर पड़ी थी, लेकिन इंडिया के ऊपर भी पड़ा। तो उसकी वजह से उसके साथ हमारी जो करेंसी थी वो भी काफी ज्यादा डाउनफॉल हुआ। अब कोई नहीं, चीजें धीरे धीरे बढ़ती गई। अब हमारी जो करेंसी थोड़ी इंटरनेशनलाइजेशन हो चुका था उसका। फिर उसके बाद देखो कोरोना आ जाता है, कोरोना के साथ हमारी करेंसी थोड़ी और कमजोर हो जाती है। अब देखो यहाँ ये एक तरह से स्टोरी है। इस टाइम पे देखो हमारी जो करेंसी है 82 से लेके 83 ये बीच में चलती रहती है। देखो ये डिपेंड करता है ना कि ये इकोनॉमी का एक नियम जो होता है ना कि किसी चीज की डिमांड एंड सप्लाई होता है। अगर मान लो किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगा तो खैर उसकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा होगा। सेम उसी तरह है, अगर मान लो हमारी जो करेंसी की जो वैल्यू काफी ज्यादा कम हो जाएगी तो सरकार क्या करेगी ना, सरकार के आरबीआई ये करेगी कि जितने डॉलर है उन्हें बेच देगी और जो हमारी जो रुपी है उसे खरीदेगी। तब देखो रुपी अगर हम खरीद रहे तो इसका मतलब ये है कि देखो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, तो देखो इसकी जो करेंसी होगी थोड़ी सी स्ट्रांग होगी। तो ऐसा ही होता है। तो देखो ये सब चीजें तो खैर चलती रहेंगी, अब आगे जो भी होगा हम देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।